अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है जी टैक्सेशन मैनेजमेंट और इसका यूनिट 3 हम डिस्कस करेंगे अभी। यूनिट 3 है बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स के मुताल्लिक और कुछ टैक्स क्रेडिट्स हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम लास्ट यूनिट में डिस्कस कर लिए थे, लेकिन इस यूनिट में ज़रा हमारा फोकस उन लोगों पे होगा जो नॉन सैलरीड पर्सन्स होते हैं और उनकी अदर सोर्सेज से इनकम आ रही होती है, यानी सैलरी के अलावा बाकी सोर्सेज, जिसमें से प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकता है जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा, और इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो जैसे हमने लास्ट मिनट में पढ़ा, बिजनेस इनकम के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स हो सकता है बिजनेस से, सेल्स ऑफ गुड्स से या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से इनकम आ सकती है, लीज ऑफ गुड्स से आ सकती है या प्रोडक्ट से आ सकती है, मैनेजमेंट फीस रिसीव हो सकती है, प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं बिजनेस इनकम की, इनमें से कोई भी हो तो बिजनेस इनकम के तहत ट्रीट होगा। बिजनेस इनकम के मुताल्लिक जैसे हमने सेक्शन 20 लास्ट यूनिट में पढ़ा कि आपको कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत होती है, उन्हें कहते हैं डिडक्शंस अलाउड या डिडक्शंस परमिसिबल। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वही हैं जो अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते आए हैं, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, रेंट, सैलरीज, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, इन सबको आप लिख सकते हैं। इस तरह अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन को भी आप माइनस कर सकते हैं, बट रेट यहाँ पे टैक्स की अप्लाई होंगे थर्ड शेड्यूल के। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर को भी 20% के हिसाब से कर सकते हैं आप। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इन सब के हवाले से सेक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे मैंने लास्ट यूनिट में बताया कि टैक्स के रेट्स कुछ अपने होंगे और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इन एक्सपेंसेस को माइनस करने के लिए। जैसे आप बिजनेस टैक्सेशन के सब्जेक्ट बीकॉम में पढ़ चुके हैं कि सिर्फ आप कुछ होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और कुछ होते हैं रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए हमें फायदा होता है, जैसे बिल्डिंग लेना या कोई गाड़ी लेना, इनको माइनस नहीं किया जा सकता, इन पर डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फायदा अलबत्ता हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल से कम अरसे के लिए होता है, तो इसे आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह आप कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं, ये नॉर्मल रिसीट्स हमारी नहीं होती बिजनेस में, जैसे बिल्डिंग को बेचना या गाड़ी को बेचना, अगर आपका ये कारोबार ना हो तो उसको आप नॉर्मल प्रॉफिट्स में ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स को नॉर्मल अपनी इनकम में शामिल करेंगे। इस तरह बहुत से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको आप माइनस नहीं कर सकते, जिन्हें डिडक्शंस इनएडमिसिबल कहते हैं सेक्शन 21 के तहत। उनकी भी जो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, इसको भी अच्छी तरह पढ़ लें। इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड टैक्स पर्पस के लिए हम रेवेन्यू में से माइनस नहीं कर सकते, जैसे कोई टैक्स आपने पे किया हो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी विद होल्डिंग टैक्स हो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक लिमिट से ज्यादा हो, फाइन, पेनल्टी, पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये सारी जो लिस्ट दी हुई है, इन वाले एक्सपेंडिचर आप माइनस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दी हुई है एक पर्सन की, जैसे उसने कुछ सेल्स ऑफ गुड्स की हैं तो वो इनकम में आ जाएगा। सेल ऑफ कार है तो ये कैपिटल रिसीट्स है, इसको शामिल नहीं करेंगे। इस तरह आगे बहुत से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उन एक्सपेंसेस को यहाँ पे लिख सकते हैं बारी बारी आप, और उनको आप माइनस कर सकते हैं। अलबत्ता कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, प्रोविडेंट फंड की पेमेंट है और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। तो बाकी को आप करके आप देख सकते हैं कितना टैक्स इस पे बनता है। इस पे मजीद भी एक दफा हम देखेंगे। इस तरह टैक्स डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है जी, जैसे पिछले यूनिट में आपने पढ़ा, कुछ एसेट्स होते हैं उन पे टैक्स के अपने रेट्स हैं डेप्रिसिएशन के, वो आप लोग देख लें और इस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। यहाँ पे उन टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउंसेस की एक समरी इस टेबल में दी हुई है, अगर आप ये कर लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। कुछ एसेट्स पे इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस अलाउ होता है कुछ पे, और हर एक डेप्रिसिएशन अलाउंस के लिए साथ पे कंडीशन स्पेसिफाई होती हैं। इस तरह फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अलाउंस है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जी, इनटेंजिबल एसेट्स जैसे होते हैं, जैसे कोई फार्मूला, डिजाइन, प्रोसेस, कॉपीराइट, उन पे आप अमोर्टाइजेशन चार्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर यूजफुल लाइफ। उसके भी यहाँ पे आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है इस यूनिट का मेन, वो है टैक्स क्रेडिट्स का, यानी आपके टैक्स में टेक्निकली कमी कैसे हो सकती है। एक तो होता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, अगर आपको कोई फॉरेन इनकम आ रही है तो उसकी बेस पे आपके टैक्स क्रेडिट में कमी की जाएगी। अब उसकी भी कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाइड है। इस तरह अगर आपने कुछ चैरिटेबल डोनेशन दिया है किसी तालीमी इदारे को, हॉस्पिटल को या गवर्नमेंट के फंड को, तो उस पे भी आपके टैक्स में कमी होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई की गई हैं कि मैक्सिमम इतनी अमाउंट तक आपकी कमी हो सकती है, और ये कमी भी एवरेज रिलीफ के फार्मूले के जरिए दी जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड में अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, मैक्सिमम इतनी अमाउंट आपको उस फार्मूले के मुताबिक आपके टैक्स में कमी की जाएगी। फिर अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी भी कंडीशंस यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं। ये 3 कंडीशंस हैं। मैक्स इनमें से जो लोअर अमाउंट होगी वो फार्मूले के लिए ली जाएगी और उसके मुताबिक आपके टैक्स में कमी की जाएगी। इस तरह लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करें तो उसके मुताबिक भी टैक्स में डिडक्शंस की जा सकती हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन स्पेसिफाइड हैं। इस तरह हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप पे करें तो उसकी भी कंडीशन स्पेसिफाइड हैं। अलबत्ता जो टैक्स और ये जो फार्मूला है टैक्स रिलीफ का वो ये है,
ग्रॉस टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट एलिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ। हम अभी देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जाएगा। टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि अपने टर्नओवर के हिसाब से टैक्स दे दें। ये रेट्स उनके सामने दिए हुए हैं, जो उनका सेल्स का लेवल होगा उसके हिसाब से ये टैक्स पे करेंगे। हम एग्जांपल्स देखते हैं आगे के, जो एग्जांपल्स कुछ दी मिसाल के तौर पे ये पहले एग्जांपल एक मिस्टर सभी की है। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं इनमें सैलरी इनकम नहीं होगी, तो डायरेक्ट हम जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। तो इसने रेंट रिसीव्ड किया है 40,000 का पर मंथ, 12 मंथ्स का मालूम कर लेंगे। अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव किया है 5 लाख का, तो उसको 10 पे डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी उसको ऐड कर लेंगे। तो ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी 5,30,000। इसको सेपरेटली टैक्स करेंगे, यहाँ ऐड अप नहीं करेंगे। अब उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की अगर बात करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर उसकी ये इनकम दी हुई है सेल्स, कास्ट ऑफ सेल्स, सैलरीज पेड। तो सेल्स हम लिखेंगे, सेल्स में से ये एक्सपेंसेस लेस कर लेंगे, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बनेगी 5,35,000। इस तरह फिर कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 37, उसने प्राइवेट कंपनी के शेयर 60,000 के बेचे और ओल्ड पेंटिंग बेची, उस पर मुनाफा हुआ, तो टोटल कैपिटल गेन 1,40,000 हो गया। इस तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, एग्रीकल्चर इनकम है, इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका टोटल किया। अब ये टोटल उसकी टैक्सेबल इनकम है, इसमें वर्कर वेलफेयर पेमेंट के लिए जो अमाउंट है इसे माइनस कर दें तो बाकी टैक्सेबल इनकम होगी और उस पर फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये आगे उसकी कैलकुलेशंस दी हुई हैं। अच्छा, इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 है मिस्टर जुनेद वाला, वहां भी आप सैलरी के अलावा अदर इनकम, अच्छा याद रहे सैलरी इनकम के अलावा जो अदर इनकम वाले हैं इन पे रेट्स भी सेपरेट अप्लाई होते हैं। अगर पेपर में ये न्यूमेरिकल आ जाए तो उसके रेट पेपर में दिए होंगे कि इनके स्लैब रेट क्या होंगे, जिसके मुताबिक इन्हें ट्रीट किया जाएगा। ये सेकंड न्यूमेरिकल मिस्टर जुनेद वाला है, इसमें भी आप देखें प्रॉपर्टी इनकम, इस रेंट रिसीव हो रहा है 60,000 पर मंथ, उसकी टोटल कर दिया। अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव हुआ तो उसको 10 से डिवाइड किया, तो ये प्रॉपर्टी इनकम होगी। फिर बिजनेस इनकम में भी सेल में से एक्सपेंसेस माइनस किए गए हैं। इस तरह कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो ये टोटल इनकम है इसकी। इसमें से जो इसने ज़कात पे की है 10,000 की, वो माइनस कर ली। अच्छा, उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम है इसमें इसके एओपी का शेयर भी है, यानी कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ये शेयर होल्डर है, 90,000 का शेयर आया, उसको ऐड किया, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की। अब ये जो कैलकुलेट कर ली है इसमें से माइनस भी करना है, उसको क्रेडिट भी देना है एओपी के जो शेयर है। तो उसका फार्मूला क्या है, ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय शेयर फ्रॉम एओपी। ये जो अमाउंट आई 133 की, इसको हमने माइनस कर लेना है, ये नेट टैक्स पेएबल है उसका। उसके बाद जो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो जैसे टैक्स क्रेडिट्स के फार्मूले में हमने देखा, इस फार्मूले यहाँ भी फार्मूला वो लगाना है, टैक्स पेएबल डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई अमाउंट एंटाइटल्ड फॉर एवरेज रिलीफ। ये अमाउंट एंटाइटल्ड फॉर एवरेज रिलीफ हमने वैसे निकाली है जैसे ये टैक्स क्रेडिट्स वाले टॉपिक में थ्योरेटिकल में हम पढ़ रहे थे, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक ये हम कैलकुलेट करते हैं। यानी वो है लोअर ऑफ 25,000 और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इन दोनों में से जो छोटी रकम है उसे उस फार्मूले में लिखा, और फार्मूले में लिखने के बाद ये अमाउंट 37 की आ गई टैक्स पेएबल। फिर इसने कुछ टैक्स एडवांस पे किया हुआ है, तो जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है उसको आप माइनस कर सकते हैं। फिर इसका कोई पिछले सालों का रिफंड भी पड़ा हुआ है, वो भी पे किया, माइनस किया, तो पीछे एक्चुअली रिफंड आ गया, कोई एक्चुअल अमाउंट इसने पे नहीं करनी। तो इन बाकी न्यूमेरिकल्स को भी आपने इसी तरह अटेम्प्ट कर लेना है। इनके सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पीछे चैप्टर में लिखे हुए हैं, जितना ज्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आप बेहतर इसको कर पाएंगे। अलबत्ता फाइनल जो टैक्स रेट्स हैं वो आपको साथ स्लैब रेट की सूरत में पेपर में भी दिए जाएंगे, और इस बुक में भी प्रैक्टिस के तौर पे आपको एंड पे दिए हुए हैं।